सुप्रभात बच्चों, आज हम पाठ 7 अनुस्वार, विसर्ग और अनुनासिक ध्वनियों का अध्ययन करेंगे। इनके विषय में समझेंगे। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं अंगा। इसे अनुस्वार कहते हैं। इसके उच्चारण में हवा नाक से निकलती है। यह स्वर के बाद आने वाली ध्वनि है। इसे नासिकीय ध्वनि कहते हैं। यह अपने से पहले वर्ण के ऊपर बिंदी के रूप में आता है। अनुस्वार का चिन्ह बिंदु होता है। जैसे क अक्षर लिया हमने, तो अनुस्वार का चिन्ह बिंदु लगाया, तो क के ऊपर जब बिंदु लगा तो कैसी ध्वनि? कन। जब हम इसके क के ऊपर बिंदु और ध अक्षर लिया तो कौन सा शब्द बना? कंद, कंस और कंगन। हम और उदाहरण लेते हैं, जैसे हंस, जंगल, ज के ऊपर बिंदु, ग और ल, जंगल, गंगा, मंद, छंद आदि। जैसे उदाहरण लेते हैं, अनुस्वार, अनुस्वार का चिन्ह ठ के ऊपर बिंदु और ड लिया तो कौन सा शब्द बना? ठंड। और फिर हम अनुस्वार लिया, अनुस्वार का चिन्ह प के ऊपर बिंदु लगाया और ख, तो कौन सा शब्द बना? पंख। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अनुस्वार जो है एक नासिकीय ध्वनि है। जब हम शिरोरेखा के ऊपर स्वर की मात्राएं लगाते हैं तो तब हम चंद्रबिंदु के स्थान पर हम बिंदु का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं के ऊपर बड़ी ए की मात्रा लगाई और पीछे बिंदी, तो मैं बना। अब हम विसर्ग लेते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे विसर्ग कहते हैं। इसका प्रयोग व्यंजन के बाद किया जाता है। इसका उच्चारण ह की तरह होता है। विसर्ग का चिन्ह का चिन्ह विसर्ग होता है, जैसे अतः, पुनः, प्रातः आदि। विसर्ग का प्रयोग तत्सम शब्दों में व्यंजनों के अंत में ही होता है, जैसे प्रातः। अब हम विसर्ग के भी उदाहरण लेते हैं, जैसे आ, त और त के पीछे हमने विसर्ग लगाया तो अतः शब्द बना। न, म के पीछे विसर्ग तो नमा शब्द बना। तो विसर्ग का प्रयोग जो है संस्कृत के शब्दों में ही किया जाता है। यद्यपि अनुस्वार और विसर्ग को हिंदी वर्णमाला में स्वरों के बाद लिखने की परंपरा चली आ रही है, परंतु ये दोनों ध्वनियाँ स्वर नहीं है। ये दोनों अनुस्वार और विसर्ग ना तो शुद्धता स्वर है और ना ही व्यंजन। इन दोनों की स्थिति स्वर और व्यंजन के मध्य की है। इन दोनों को अयोगवाह कहा जाता है। परंपरा अनुसार अनुस्वार और विसर्ग को स्वरों के साथ रखा जाता है, परंतु यह स्वर ध्वनियाँ नहीं है, क्योंकि इन दोनों का उच्चारण भी व्यंजनों के उच्चारण की तरह स्वरों के साथ होता है। इसलिए यह व्यंजन भी नहीं है, क्योंकि इनको स्वरों के साथ रखा जाता है और स्वरों की तरह ही लिखने के लिए इनकी मात्राओं जैसे अनुस्वर और विसर्ग का प्रयोग किया जाता है। तो दूसरे शब्दों में अनुस्वार और विसर्ग के विषय में हम ये कह सकते हैं कि लेखन की दृष्टि से ये दोनों स्वर है और उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन है, परंतु इन दोनों का जातीय योग ना तो स्वर के साथ है और ना ही व्यंजन के साथ है, इसलिए इनको अयोग कहा जाता है। परंतु फिर भी विसर्ग और अनुस्वार जो है कुछ अर्थ रखते हैं, कुछ अर्थ वहन करते हैं, इसलिए इन दोनों को अयोगवाह कहा जाता है। अब हम अनुनासिक स्वर लेते हैं। इससे अनुनासिक स्वर
कहते हैं। हिंदी में अनुनासिक ध्वनियों का प्रयोग भी किया जाता है। इनके उच्चारण में, इनको बोलने में ध्वनि मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती है। और इसके लिए कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? इसके लिए चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है, जैसे आँख, गाम, दांत, चांद, कांटा आदि। चंद्र बिंदु का चिन्ह भी वर्ण के ऊपर लगता है। जैसे हमने ह अक्षर लिया, ह वर्ण लिया और ह के ऊपर चंद्र बिंदु लगाया तो ह के कौन सा शब्द बना? हंसना, हंसी। तो अब हम इनके भी अनुनासिक के भी उदाहरण लेते हैं। जैसे ब को आ और चंद्र बिंदु ऊपर और स कौन सा शब्द बना? बांस। द को आ और चंद्र बिंदु और त तो कौन सा शब्द बना? दांत। अर्थात जिन स्वरों को उच्चारण मुख और नासिका दोनों से किया जाता है, जिन स्वरों का उच्चारण हम मुख से भी करते हैं और नासिका से भी किया जाता है, इन्हीं स्वरों को लिखते समय इनके ऊपर अनुनासिक के चिन्ह चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। यह ध्वनि वास्तव में स्वरों का गुण होती है। अनुनासिक का प्रयोग उन शब्दों में ही किया जाता है जिनकी मात्राएं शिरोरेखा के ऊपर ना लगी हों, जैसे चांद, पूंछ आदि। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।